मिस्टर रशादी, आप बोलेंगे सर, जो कोर्ट ने कहा है कि कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं उसके बारे में बोलेंगे? बिल्कुल पॉजिटिव चीजें। शहजाद साहब बैठे थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, इन्होंने क्यों नहीं पॉजिटिव चीजों को पॉइंट आउट किया? ये बंगाल चले गए, ये सारे दंगे फसाद बात करने लगे, सब कुछ सारी चीजों की बात कर पाए, पर अपनी वक्फ एक्ट में एक भी क्लॉज पॉजिटिव ये हाईलाइट नहीं कर पाए। तो ये पता चल रहा है कि कैसे कितनी पॉजिटिव है। कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन रखे हैं, पर कोर्ट ने भी आज जो हमारी सबसे ज्यादा फिक्र थी, जिस बात को लेकर तमाम मुसलमान तमाम सेकुलर लोग परेशान थे, जो 3 वरी थी, वक्फ बाय यूजर का इशू था, नॉन मुस्लिम के इंक्लूजन का इशू था, उसके बाद जो कलेक्टर को जो राइट दी जा रही थी कि किसी भी इंक्वायरी के दौरान वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, जो सबसे बड़े इश्यूज थे, तीनों को एड्रेस किया और सुप्रीम कोर्ट ने खुद हाईलाइट किया इन इश्यूज को और इस पे एक इंटरिम ऑर्डर देने की बात भी कही है। तो जो हमारी मुद्दे थे वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऑब्जर्वेशन में उन चीजों को सामने रखा। रही बात पॉजिटिव्स की, कोई पॉजिटिव्स नहीं है इसमें। और अभी जो मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे आरएसएस से अलाइन जो है, मैं इनको साफ फिर से बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होता कि आप किसी प्रॉपर्टी पे हाथ रख दो, कह दो ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और दैट बिकम्स अ वक्फ प्रॉपर्टी। देयर इज एस्टैब्लिश प्रोसेस ऑफ लॉ। आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर बहस की और लगभग ये बहस 2 बजे से लेकर 4 साढ़े 4 बजे तक चली, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने की और उनके साथ जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन उनको असिस्ट कर रहे थे। और इसमें लगभग 200 से ज़्यादा वकीलों ने हिस्सा लिया। पूरी अदालत का जो कोर्ट रूम है वो खचाखच भरा हुआ था, बाहर भी लोग मौजूद थे और सब टकटकी लगा कर देख रहे थे कि इस पर क्या फ़ैसला आने वाला है। और पूरा भारत भी टीवी स्क्रीन पर नज़रें गड़ाए हुए था और लगातार बहस जारी थी। और उसके बाद सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के मशहूर और मारूफ वकील, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से तमाम वकील लगे हुए थे। AIMIM के वकील भी थे और भी अलग से वकील लगे हुए थे, जिसमें दूसरी पार्टियों ने भी अपनी अपनी तरफ से वकील खड़ा किया था। जिसमें सबसे ज़्यादा जो मौलाना अरशद मदनी की तरफ से थे, कपिल सिब्बल साहब सीनियर मोस्ट एडवोकेट, और हुज़ैफ़ा अहमदी, निज़ाम पाशा, ये लोग AIMIM से, और बाकी लोग भी दूसरी पार्टियों की तरफ से इस बहस को लीड कर रहे थे। और तमाम लगातार सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था और वो लगभग वही सवाल सामने आ रहे थे, उसी पे बहस हो रही थी, जिस पर कि AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शुरू से ही सवाल खड़ा किया था। वहाँ वक्फ बाय यूज़र की बात हुई और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की बात आई। और यह भी मुद्दा उठा कि जब आप पंजीकरण करेंगे तो उसमें 300, 400, 500 साल पुरानी जो मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, मकबरे हैं, कब्रिस्तान हैं, उनके कागजात कहाँ से लाए जाएंगे? उस वक्त तो पंजीकरण होता नहीं था। तो इस तरीके के तमाम मुद्दे उठाए गए। कपिल सिब्बल साहब ने सवाल खड़ा किया तो उस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जवाब मांगा, तो तुषार मेहता बगले झाँकने लगे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि क्या आप गैर मुस्लिमों को शामिल करने की बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड में, तो क्या आप जो हिंदू बोर्ड है या जो हिंदू ट्रस्ट है, बड़े बड़े मंदिर हैं, उसमें आप क्या मुस्लिम मेंबर रखना पसंद करेंगे? आप उनको भी शामिल करेंगे या गैर हिंदुओं को भी शामिल करेंगे? तो अब वो एक फ़ैसला लगभग आने ही वाला था, उस पर वो अंतरिम आदेश लिखवाने वाले थे कि उन्होंने गुजारिश की तुषार मेहता ने कि हमको 1 दिन का और समय दिया जाए। तो अन्य वकीलों ने भी इस पर आपत्ति नहीं की। तो आज फिर सुनवाई चल रही है और आज लगभग पूरी उम्मीद है कि आज फैसला आ जाएगा और ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो दोनों सदनों से पास हो चुका है, इस पर स्टे लगा दिया जाए। फिर 10-12 साल या जो भी अरसा लगे, इस पर बाकायदा बहस होगी, फुल बेंच भी बनाई जा सकती है और इस पर बहस चलती रहेगी। तो ये जो चूँकि भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा था, अव्वल रोज से लोगों को पता था कि भारतीय जनता पार्टी
शासन में काबिज रहने के लिए, चूँकि वो ऐसा कोई काम नहीं कर रही है कि वो एक लोकप्रिय सरकार हो, जनता में उसकी दिन ब दिन लोकप्रियता बढ़ रही हो, तो वो एन केन प्रकारेण भारत की सत्ता पर कब्जा बरकरार रखने के लिए उसके पास हिंदू मुसलमान के सिवाय कोई दूसरा विषय, दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। और वो हर मुद्दे पर वो हिंदू मुसलमान करती रहती है। गोदी मीडिया का उसको भरपूर सहयोग मिलता रहता है। और वो भी वक्फ बिल भी इसी मकसद से लाई है कि वक्फ बिल में जब डिस्प्यूट पैदा होगा, रोज़ रोज़ विवाद खड़े होंगे और उस पर गोदी मीडिया में चर्चा होगी, तो हिंदू मुसलमान का बंटवारा तेज़ होगा और 80-20 की लड़ाई होगी। तो जब 80% हिंदुत्व के नाम पर पूरी हिंदू बिरादरी एक हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के वोट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मुसलमान साइड लाइन लगा दिए जाएंगे, उनको हाशिए पर डाल दिया जाएगा और फिर कोई भी पार्टी इस स्थिति में नहीं होगी कि वो इनको हरा सके। तो इस गलत उद्देश्य और गलत मकसद के तहत ये लाया गया था। दूसरा मकसद ये भी था कि चूँकि वक्फ के पास जो ज़मीनें हैं, इनके मुताबिक तीसरी बड़ी संस्था है कि जिसके पास सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है, तो उस पर भी इनकी निगाह लगी हुई थी। वो चूँकि प्राइम लोकेशन पे बहुत सी ज़मीनें हैं, दिल्ली, बॉम्बे और लखनऊ और तमाम बड़े शहरों में, हैदराबाद में, जिनकी कीमत करोड़ों में है, तो ये उसको अपने मित्र अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। उनके प्रोजेक्ट के लिए वो ज़मीन मुहैया कराना चाहते हैं और उसको बेचना चाहते हैं। तो जो भी बहस आई उसमें आर्टिकल 25 और 26 पर भी बहस हुई और ये कहा गया कि आर्टिकल 25 और 26 जब इस बात की छूट देता है, इजाज़त देता है कि वो वक्फ बोर्ड मुसलमान चलाएं, तो आप उसमें गैर मुस्लिमों को क्यों शामिल करेंगे। फिर ये भी बात आई कि एक सवाल ये वक्फ नए बिल में आया था कि वही वक्फ कर पाएगा जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप ये कैसे तय करेंगे कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, कौन नॉन प्रैक्टिसिंग है, कौन दाढ़ी वाला असली मुसलमान है कि बग़ैर दाढ़ी वाला, 5 टाइम नमाज़ पढ़ने वाला या सिर्फ जुमा की नमाज़ पढ़ने वाला। इस तरीके के तमाम मुद्दे उठाए गए और उन पर तुषार मेहता साहब से जवाब मांगा गया, जिसका वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। अब आज जब बहस फिर से शुरू होगी तो आज देखने में आएगा कि वो क्या जवाब देते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लेने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने एक दिन पहले एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं ये समझता हूँ कि देश की अदालत को, न्यायपालिका को विधायिका के मामलों में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, वरना अगर विधायिका भी फिर न्यायपालिका में दखलंदाजी के लिए मजबूर होगी तो फिर मुश्किल होगी। तो इस तरीके से उन्होंने अदालत को दबाव में लेने की कोशिश की, लेकिन संजीव खन्ना के रवैये से लगता नहीं कि वो दबाव में आएंगे। और कल जिस तरीके की बहस हुई और संजीव खन्ना ने कहा कि मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ उसमें मुझे धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, न मैं इस पक्ष की तरफ हूँ, न मैं उस पक्ष की तरफ हूँ, मैं संविधान की तरफ हूँ। और मैं इस बहस में संविधान को देख रहा हूँ। संविधान की मूल भावना से अगर छेड़छाड़ नहीं है तो ठीक, वरना फिर इसको मैं अंतरिम आदेश पारित करूंगा और इस पर जो भी चीज़ें आपत्तिजनक है उस पर स्टे लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे थे देश दुनिया। आपकी क्या राय है? आप इस पर अपने विचार साझा कर सकते हैं और इस चैनल को, जो आप ही का चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और अगर आप फेसबुक पर हैं तो फॉलो भी कर लीजिए। शुक्रिया।